बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इसी के साथ वेलकम है आप लोग का VMW में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में क्लास 12th के फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकते हैं, और इन सभी वीडियो को मैं बड़ा आसान विधि से बताया हूं हल करना, और आज भी जो बताने जा रहा हूं सबसे आसान आपको तरीका लगेगा। ऐसा तरीका आप आज तक आपको यूट्यूब पर नहीं मिला होगा। चलिए देर न करते हुए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं। तो मैंने बताया था कि मेरे पास दो विपरीत आवेश हैं, है ना, परंतु इनका परिणाम क्या है, समान है, और इनके बीच इनको एक अल्प दूरी पर रखने से एक निकाय का निर्माण होता है। निकाय का मतलब है परिपथ, ये जो परिपथ बन गया ना, परिपथ को बोलेंगे निकाय। एक निकाय का निर्माण होता है, इसी निकाय को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोल देंगे। आई बात समझ? ठीक है, चलिए सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को बनाते हैं, फिर उसके हेल्प से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर माना एक बिंदु यहाँ पर ए है, और यहाँ से बिंदु ए बी है। इस वाले बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। इसके बीच की जो दूरी है वो 2l है, ठीक है ना। और इसका मैंने मध्य बिंदु क्या मान लिया, यहाँ पर ओ मान लिया। अगर ये मध्य बिंदु है मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। 2l है मतलब 2l दो भागों में बट जाएगा। यहाँ से यहाँ जो दूरी होगी उसमें क्या बोलेंगे, l। यहाँ से यहाँ जो दूरी उसमें क्या बोलेंगे, l बोल देंगे। अब मुझे निरक्षीय सतह पे निकालना है, मतलब क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत निकालना है हमको। तो हम ऐसा मानते हैं इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, एक बिंदु हमने क्या ले लिया, P ले लिया। क्या ले लिया, P। और इस P पे मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तीव्रता निकालने के लिए हमको किस किस चीज की नीड होती है, तो आपको पता होगा तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r²। आवेश का मान पता होना चाहिए, और हमको जिस बिंदु पर निकालना है तीव्रता, उस बिंदु से आवेश की बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दो आवेश दिख रहा है, इन दोनों आवेशों के कारण हमको P पर तीव्रता निकालनी है। तो आवेश का मान तो मुझे पता है, बट यहाँ से ये दूरी मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको उस दूरी को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, A से P को क्या कर देंगे, मिलाते हैं। जैसे हमने A से P को मिलाया तो क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ये रहा 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पर हमने माना कि ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी दूरी निकालना होगा किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा, त्रिभुज AOP से हम इसकी दूरी पहले निकालते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज AOP में, ठीक है, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है नहीं होता है। अब यहाँ पर जानना है सर कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। तो ध्यान रखिए 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण क्या हुआ आपका, AP हो गया। तो यहाँ लिखिए AP का स्क्वायर, क्या हो गया आपका, AP का स्क्वायर हो गया, बराबर लंब क्या होता है, जिस कोण का मुझे मान निकालना है, यानी जो कोण दिया होता है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। यानी कि PO क्या कहलाएगी, लंब, PO क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और आधार जो शेष पहले तीसरी भुजा बची उसे बोलेंगे आधार। तो आधार AO हो जाएगा। तो AO का या OA का स्क्वायर किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो इसको ऐसे लिखते हैं AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब PO के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में OA, तो OA के बीच की दूरी क्या L है, तो यहाँ से हो जाएगा L का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से मुझे अगर मुझे AP की मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या रूट
आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये क्या आ गया, ए पी की वैल्यू आ गई। आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम क्या करें, इस पी को अब बी से भी तो मिलाएंगे, क्योंकि हमको प्लस क्यू के कारण भी तो इस पर तीव्रता निकालनी है। तो जब इनकी बीच की हम दूरी देखेंगे, इनकी बीच की दूरी, तो ध्यान से देखिए, ये मध्य बिंदु से खींचा गया लंब है, और मध्य बिंदु से खींचा गया लंब अगर मैं इन दोनों किनारों से इसको मिलाऊंगा तो AP और PB क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये बोलेंगे क्या, BP बराबर AP। AP की वैल्यू हमने ये निकाला, यहाँ रख देंगे, तो BP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हमने वैल्यू दोनों का निकाल डाला, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन दोनों आवेशों के कारण पी पर क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे। ओके, चलिए निकालते हैं तीव्रता। सबसे पहले हम निकालेंगे किसकी वजह से, हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता लिखेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण पी पर तीव्रता, तीव्रता क्या हो जाएगा, तो भाई E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन में। अब यहाँ से माइनस क्यू से पी की दूरी AP हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, AP का स्क्वायर बोल देंगे। ओके, आई बात समझ? इसको हम बोलेंगे क्या, E1। अब हमने E1 की वैल्यू तो निकाल लिया। अब मैं ये जो आपसे पूछूं कि हमने माइनस के कारण पी पर तीव्रता तो निकाल लिया है, उसकी दिशा किधर होगी, तो मैंने बताया था अच्छी स्थिति वाले में कि जब कभी भी हम माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं, तो जो उस तीव्रता का जो दिशा होता है वो उस आवेश की तरफ ही होता है। जस्ट इमेजिन कि माइनस क्यू यहाँ पर है, ठीक है ना, एक आवेश है यहाँ पर, और यहाँ से कुछ दूरी एक बिंदु पी है यहाँ पर। अब मुझे क्या निकालना है, इस पर तीव्रता, तो हमने माना कि इस बिंदु पर जो तीव्रता है वो कितना है, E है। अब हमको जानना है कि ये जो तीव्रता का जो मान है इसकी दिशा किधर होगी, तो भाई हमेशा याद रखना इस आवेश की तरफ होगा। अगर माइनस आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तो उस जो तीव्रता की जो दिशा होगी वो हमेशा किधर होगा, उस आवेश की तरफ होगा। आई बात समझ? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकाल रहा हूं, तो इसकी जो दिशा होगी वो इस आवेश की तरफ ही होगा, और हम माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता क्या है, E1 है। इट्स मीन कि इसकी तीव्रता किधर हो जाएगी, E1 आपकी इधर हो जाएगा। ये E1 डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे कि प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता कितना होगा। ओके, चलिए यहां लिखते हैं, ध्यान से देखिए, लिखेंगे क्या, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता कितना हो जाएगा, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन, अब प्लस क्यू से पी की दूरी BP कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं BP, BP का स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए AP और BP क्या है, बराबर है। AP BP बराबर है कि नहीं, तो आप ऐसा करो भाई, BP को AP कर लो। मैं बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ऐसा तरीका आपको YouTube पे नहीं मिला होगा। चलिए ध्यान, हम ऐसा करते हैं, BP को बनाते हैं AP, तो लिखते हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन में AP का स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या लग रहा होगा, यहाँ से ये दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। E1 E2 का मान बिल्कुल सेम दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलिए ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हमने प्लस के कारण पी पर तीव्रता तो निकाल लिया, अब इसकी दिशा किधर होगी, क्यों, तो जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं, तो जो उसकी दिशा होती है वो हमेशा उस आवेश से विपरीत होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्लस के कारण इस पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तो जो इसकी दिशा होगी ये बिल्कुल इसके विपरीत होगा, मतलब ये इधर जाएगा, आपका E2 इधर होगा, E1 आपका इधर हुआ, E2 आपका इधर हुआ, तो रिजल्टेंट यानी परिणामी तीव्रता कहाँ मिलेगा आपको,
यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ मिलेगा। अब आपको एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ भी दिख रहा है कि सर यहाँ भी मिल सकता है परिणामी तीव्रता। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये समझ में आया कि भाई बिंदु P पर तो हमको तीव्रता के दो घटक दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर बात करूँ मैं, इस फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये ऐसे था, आपका इधर ये E1 है और आपका ये E2 है, और ये आपका क्या क्षैतिज अक्ष है, ये ऊर्ध्वाधर। तो ध्यान से यहाँ पर जो इस बिंदु पर जो ई आएगा, जो इस ई की जो वैल्यू होगा वो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, यहाँ दो घटकों में बढ़ जा रहा है। तो आपको जानना होगा कि ये जो ई का परिणामी जो वैल्यू आएगा वो क्षैतिज पे होगा या फिर ऊर्ध्वाधर घटक पे होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए अगर मैं देखूं कि E2 का ऊर्ध्वाधर घटक पर मान कितना होता है, तो होता है E2 साइन थीटा होता है। ओके, और E2 का क्षैतिज पर वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे ही अगर हम देखें कि E1 का ऊर्ध्वाधर पर वैल्यू क्या हो जाएगा, तो भाई E1 साइन थीटा होगा, और यहां देखें तो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज ध्यान से कि जो E2 साइन थीटा है और जो E1 साइन थीटा है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब दो वैल्यू बिल्कुल अपोजिट होता है तो उनको जब ऐड करो तो दोनों घट जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, जब ये दोनों घट जाएंगे तो ध्यान से लिखता हूं क्या, E2 साइन थीटा, अगर आप इसको प्लस लेते हो जाएगा माइनस, तो ये जो E1 साइन थीटा। और यहां से आपने क्या देखा कि E1 E2 की वैल्यू बिल्कुल सेम है। देखिए बिल्कुल फोटोकॉपी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सेम है। मतलब हम बोल सकते हैं यहां से इसको आप E1 कर सकते हो भाई, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, 0। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ऊर्ध्वाधर घटक पर जो तीव्रता का मान है वो 0 है। ओके, तो फिर हमको ई का मान किस पे मिलेगा, फिर क्षैतिज पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखो दोनों की जो दिशा है ना वो एक ही डायरेक्शन में है। तो जब दो तीव्रता या फिर किसी की जब दो डायरेक्शन, जब किसी भी दो चीज़ों की डायरेक्शन जो एक ही तरफ होती है, तो उस सिचुएशन में वो दोनों क्या होती है, ऐड हो जाता है, दोनों जुड़ जाता है। ओके, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो ई की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा E1 cos थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमको इस बिंदु पर जो तीव्रता मिल रही है वो फाइनली किस अक्ष पे मिला, तो क्षैतिज अक्ष पे मिला। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ से, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, समझ में आ गया होगा। तो अब लिखेंगे क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना होगा। तो ध्यान से, बिंदु P परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ देखिए E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो ऐसा करते हैं भाई, E2 को E1 कर लो या फिर E1 को E2 कर लो, आपका मन कुछ भी कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ करते हैं, E बराबर हमने E1 को E1 cos थीटा ही रखा, हम ऐसा करते हैं इसको कर लेते हैं E1, ये क्या गया, cos थीटा आ गया। तो E बराबर 2E1 cos थीटा आ गया। ओके, अब मुझे ध्यान से, तो मुझे E1 का वैल्यू ही पता है, बट मुझे cos थीटा का वैल्यू नहीं पता है। तो ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज से फिर से हम cos थीटा का मान निकालेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज AOP में यहाँ से cos थीटा का मान क्या आ जाएगा, आधार बटा कड़ सूत्र होता है ना, cos थीटा बराबर आधार बटा कड़ होता है। तो cos थीटा का यहाँ से मान क्या निकलेगा, देखिए आधार है आपका क्या, L है, तो L हो जाएगा। कड़ क्या आपका, कड़ आपका कौन सा कड़ भाई, AP है, क्या हो जाएगा AP, तो आपने लिखा AP हो गया। तो cos थीटा का मान क्या आ गया, L/AP। लिखेंगे समीकरण 1 से। अब cos थीटा का मान यहाँ पर और E1 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है ना। तो E बराबर 2, E1 का मान क्या है, तो भाई E1 का मान ये है, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन में AP का स्क्वायर।
फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो एल अपॉन में ए पी। ओके, यहाँ से देखिए ध्यान से, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL। तो 2QL अपॉन में ए पी स्क्वायर और ए पी की पावर क्या हो जाएगी भाई साहब, हो जाएगी 3। ओके, ए पी की पावर क्या होगी यहाँ से 3। ठीक, अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2QL क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है ना, तो लिखते हैं क्या, यदि 2QL बराबर P हो तो क्या हो, P हो तो यहाँ से E का मान क्या आ जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन में AP का होल क्यूब। अब हम AP का मान रख लेते हैं, हमको AP का मान भी पता है यहाँ से, क्यों, यहाँ से हम AP का मान रख देंगे, तो क्या है AP का मान √r² प्लस L²। रखते हैं यहाँ से मान, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 P अपॉन में √r² प्लस L² का होल क्यूब। ओके, अब हमको पता होना चाहिए कि अगर मान लो कोई वैल्यू ऐसे लिखा है √2, इस वाली वैल्यू को हम 2⁻1/2 भी लिख सकते हैं, पता है ना। तो यहाँ पर इसके साथ हम ऐसे करने वाले हैं यहाँ से, तो जो E का जो मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन में r² प्लस L² की पावर 1/2 की पूरी होल पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ओके, अब E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन में 3 एकम 3 यानी r² प्लस L² की पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हमको यल को रिमूव करना होगा। हम ऐसा मानते हैं कि r बहुत बड़ा है यल से, r बहुत बड़ा है यल से, उस कंडीशन में यल को 0 मान लेंगे, या लिखेंगे यदि r बहुत बड़ा है किससे, l से, हो तो यल बराबर 0 पर। तो यहाँ से मान रखें तो क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन r² प्लस 0 का स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन में r² की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो E बराबर क्या आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन में r की पावर 3 हो गया। ये क्या आ गया हमारा परिणामी तीव्रता। अब यहाँ पर हमको देख रखिए, अभी के क्या है, परावैद्युत माध्यम है। हम ऐसा मानते हैं इन दोनों आवेशों के बीच अगर वायु हो और निर्वात हो तो उस कंडीशन में जो तीव्रता का मान होगा वो कितना होगा, तो लिखेंगे वायु तथा निर्वात के लिए, वायु तथा निर्वात के लिए, तो यहाँ के लिए के बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो E का मान क्या आ जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन में r की पावर 3 हो जाएगी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर आ गया। ओके, समझ में आया ना। देखिए बहुत आसान तरीका है। अगर आप यहाँ पे जो AP की वैल्यू स्टैटिक जो रखते चले आते हैं ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये बड़ा आसान तरीके से मैंने बता दिया। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा, इन दोनों आवेशों से दूरी निकालनी होगी, फिर तीव्रता निकालने के बाद यहाँ पर आप ये जरूर काम करना, ये बहुत आसान है। ओके, आप जितने भी डेरिवेशन देखोगे सब डेरिवेशन में आपको यही वैल्यू रखी मिलेगी, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, बस जाकर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया है। ओके, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं नए लेक्चर साथ में, तब तक के लिए बाय।